आप बताइएगा बैंकिंग ऑफ रोड में मैक्सिमम स्पीड ऑन बैंक रोड का फॉर्मूला क्या होता है? रूट अंडर आर जी इंटू tan थीटा प्लस म्यू बाई 1 माइनस म्यू tan थीटा। वेरी गुड, याद करके रखे हैं लगता है। चलिए यस सर। अगर रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर अगर सर्कुलर मोशन का होना चाहिए तो कम से कम म्यू का वैल्यू क्या हो? यानी म्यू का फॉर्मूला बोला है, लगता नहीं फिर से समझे मेरा बोलिएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन। फिर से क्वेश्चन बोलते हैं, एन ऑब्जेक्ट रिवॉल्व ऑन हॉरिजॉन्टल पाथ, देन म्यू का फॉर्मूला बताना है कि आपको वो सपोर्ट करें। जैसे मैं फिगर बना देता हूँ, याद आ जाएगा, देखिए ध्यान से। ये सर्कुलर मोशन में आप लोग का आवाज कैद हो रहा है रिकॉर्डिंग में, इसलिए गप नहीं कीजिए, फॉर्मूला बताइए। यहाँ पर ये बताइए रिफ्रैक्टिव इन सॉरी म्यू का वैल्यू क्या होगा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का वैल्यू क्या होना चाहिए कि सर्कुलर मोशन में होता रहे? भूल गए सर। चलिए तो कोई बात नहीं है, आप अपना माइक ऑफ कर लीजिए, है ना। एक है हुसैन, वो बोलेंगे, बोलिए जल्दी से। हुसैन, नहीं बोलेंगे? नहीं बोलने का सजा जानते क्या होता है? यहाँ से हटा दिया जाता है। चलिए आप बताइएगा, माधुरी कुमारी, आप म्यू का वैल्यू बोलिए। क्या? चलिए ठीक है, आप अगला फॉर्मूला बताइएगा। बैंकिंग स्पीड का फॉर्मूला, मैक्सिमम नहीं, मिनिमम नहीं, बैंकिंग स्पीड का फॉर्मूला आपको बोलना है। वेरी गुड, सही है। अपना माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए नीतीश कुमार हैं कोई, वो जल्दी से अपना माइक ऑन करेंगे। नीतीश कुमार माइक ऑन कर लिए। आप बताइएगा, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कौन कौन होता है और उसका फॉर्मूला क्या होता है? देखिए नीतीश कुमार, आपका माइक में जो बोलेंगे वो आवाज यहाँ कैद होगा, वो यूट्यूब पर चला जाएगा, बस सोच लीजिए। आप बताइए, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, ये बताइएगा। अगर नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है तो ऐसे इसका क्वेश्चन ही बता चुके हैं, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड क्वेश्चन एससी वर्मा में। फॉर्मूला याद है या कि नहीं, ये बता दीजिए नीतीश कुमार आप। लगता आप याद नहीं किए इसलिए कुछ बोल नहीं रहे हैं। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए आप। चलिए कृष्ण मुरारी नाम है जिनका, कृष्ण मुरारी जिनका नाम है, जी वो क्या सर। करेंगे? हाँ, तो चलिए आप क्या कीजिए, हमको ये बताइए कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक्सेलरेशन कितने तरह का होता है, ये बता दीजिए। सर ये पहला लेक्चर कर रहे हैं सर्कुलर मोशन का। अच्छा, ये पहला लेक्चर कर रहे हैं, तब पीछे का लेक्चर देख लीजिए, जो नहीं समझ में आता है हमसे पूछ लीजिए। सब कुछ यूट्यूब पर डाल देते हैं। अब तो चैनल लिस्ट में भी उसमें बना दिए, प्ले लिस्ट बना दिए हैं सबका कि किसका वीडियो किस में है जो। चलिए माइक ऑफ कर लीजिए। तो सत्यम माही, आप बताइएगा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है?
देखिए हम डेली पूछेंगे, बस इतना ही समझिए, क्लास कीजिएगा, डेली याद करेंगे, बस समझ लीजिए, ऐसे कोई काम नहीं बनेगा, बस इतना याद कर लीजिए। और बार बार कहते हैं अपने किसी फ्रेंड को मत भेज दीजिएगा जब हम लिंक भेजते हैं तो। ये घुसपैठिए घुस गए थे, उनको रिमूव किए हैं, क्योंकि हमको नाम सबका याद रहता है, इतना बार पढ़ लिए हैं कि अलग अलग नाम से ज्वाइन कीजिए तो भी रिमूव कर देंगे। चलिए आगे बताते हैं क्वेश्चन थ्योरी थोड़ा सा। देखिए सर फार्मूला याद की, हाँ बोलिए। यस राज, आपको वेलोसिटी बताना है। हाँ, वेलोसिटी बोलिए बोलिए। स्क्वायर बाई आर ना होता है सर। वी स्क्वायर बाई साइंटिफिक आर, वेरी गुड। हाँ हाँ, हाँ ये देखना था सर। ठीक है, देखिए हम बता देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर में मोशन में दो तरह का सेशन होता है, एक टेंजेंट की ओर होता है और एक टेंजेंट की ओर होता है जो डीवी बाई डी होता है, एक सेंटर की ओर होता है जो एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, या सॉरी वी स्क्वायर बाई आर होता है। और इस क्वेश्चन का जो सोल्यूशन था कि आपको हॉरिजॉन्टल सरफेस पर सर्कुलर मोशन होने के लिए क्या जरूरी है, तो आपको ये जरूरी है कि कम से कम इधर जो म्यू जो लगता था कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, वो वी स्क्वायर बाई आर जी के इक्वल या उससे ज्यादा होता है, तभी सर्कुलर मोशन हो पाएगा। और इसी में जब ये पंखा, ये हम क्या बोले थे, दो फार्मूला एक जैसा होता है, या तो गोलंबर के चारों तरफ आप घूमिए, जब गोलंबर के चारों तरफ आप घूम रहे हैं, है ना, गोलंबर के चारों तरफ घूम रहे हैं तो इतना कम से कम म्यू रहेगा तभी घूम पाइएगा। या आप गोलंबर पर खड़े हो जाइए, गोलंबर को हम घुमाने लगे तो कम से कम इतना ही म्यू होना चाहिए, कम से कम इतना ही म्यू होना चाहिए तभी घूम। v इक्वल टू आर ओमेगा, तो आर ओमेगा स्क्वायर जी के बराबर होना चाहिए, याद कर लिया एंगुलर वेलोसिटी में। और यही फार्मूला पंखा पर भी लगेगा, डिस्क पर भी लगेगा। यानी पंखा पर कोई ऑब्जेक्ट रख दिया, पंखा नाच रहा है 23 एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा से, तो मिनिमम कम से कम म्यू इतना होना चाहिए, तभी आप क्या होगा, पंखा पर वो ऑब्जेक्ट साथ रह पाएगा, नहीं तो बाहर फेंका जाएगा स्लिप करके। ठीक है, फार्मूला का चार्ट बनाइए, कॉपी बनाइए, डेली याद कीजिए, तभी हमारा पढ़ाई आपको हेल्प करेगा, बस इतनी सोच लीजिए। और मैं 1 घंटा पढ़ा देता हूँ तो आपको कम से कम 3 घंटा पढ़ना पड़ेगा, बस इतनी सोच लीजिए। इसके बिना कोई उपाय नहीं है। फिजिक्स में जब तक 5-6 बार नहीं करेंगे मजा नहीं आता है ना। एक बार जब फिर से मजा आ जाएगा ना, तब फिर समझिए कि आपका बेड़ा पार है। रिजल्ट होने न होने के बीच में यही दीवार बन के खड़ा रहता है। आप लोग को भी पता है कि केमिस्ट्री रट्टा मार देंगे 2-4 चैप्टर तो अच्छा क्वेश्चन बन जाएगा, लेकिन यही वो फिजिक्स जो है सबको रोके हुए रहता है। ठीक है, तो अब हम आगे देखते हैं, और भी बहुत सारा। देखिए आपको क्या लग रहा है कि हम सब केवल थ्योरी पढ़ा रहे हैं, हम बहुत सारा न्यूमेरिकल भी आपको बता दिए जो थ्योरी के रूप में है, आज फिर से एक बताने वाले हैं। कटोरा में पिछले क्लास में बोले थे कि कटोरा में क्या कीजिए, हम पिछले क्लास में बोले थे कि कटोरा में क्या कीजिए, आप ऑब्जेक्ट रख के घुमाइए, ऑब्जेक्ट रख के क्या कीजिए, घुमाइए। हम बोले थे कटोरा में क्या कीजिए, ऑब्जेक्ट रख के घुमाइए, ऑब्जेक्ट रख करके जब ऐसे घुमाएंगे तो धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा, क्या करेगा, यानी कि हम लिखते हैं, देखिएगा ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन के सिंपल रूप में, एन ऑब्जेक्ट present in vertical rotating hemisphere मतलब क्या हम बोले जो समझ में आ गया होगा। एक ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है, देखिए ध्यान से, ऐसे है, ऐसे, ये है आपका हेमिस्फेयर है, क्या है, हेमिस्फेयर है, ऐसे ये हेमिस्फेयर है, जो अर्थ हेमिस्फेयर जो है आपका वो रोटेट कर रहा अपने एक्सिस के अबाउट, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन हो गया, इसके अबाउट ये रोटेट कर रहा है, एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा है ऐसे ओमेगा से। अब एक्सिस के अबाउट जब ये रोटेट कर रहा है, कटोरा ही रोटेट कर रहा है, और सेंटर ऑफ हेमिस्फेयर ये है, यानी हेमिस्फेयर आपको
इस तरह से रोटेट कर रहा है तेजी से। इसमें कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा तो नीचे नहीं रहेगा, मतलब इधर से मैं हटा देता हूं, यहाँ रखिएगा तो नहीं रहेगा। आप लोग जो गांव में रहे हैं उनकी बात करते हैं, शहर वाले लोग बहुत सारा चीज तो नहीं देख पाते हैं। चूड़ा कूटने वाला मशीन है वो होता है ना, वो गजीब वर्क करता है। वो इसी तरह से हेमिस्फीयर तो नहीं रहता है, लेकिन एक आपका सिलेंडर के जैसा रहता है, वो नाचते रहता है तेजी से, और उसमें धान रख करके जब डालते हैं गर्म करके तो धान से ही चूड़ा बनता है ना। तो उसमें देखिए कि धान जो है ना कि जैसे रखिएगा तो एकदम लास्ट में चिपक करके ऊपर बढ़ने लगता है, और वहीं पर एक ऐसा सिस्टम बना रहता है जिसमें वो चपटा हो जाता है और धान का ऊपर जो छिलको रहता है वो गायब हो जाता है। तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट, एक हेमिस्फीयर है, वो रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस पर तेजी से। इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट रखिएगा ना तो ऊपर चढ़ने लगेगा और सर्टेन हाइट पर जा करके ये जो है क्या है वहां रुका हुआ रहेगा। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर जाके ये रुका हुआ है, यहाँ पर ऑब्जेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट जाके रुका हुआ है तो इसका जो सर्कुलर मोशन का जो पार्ट होगा, देख लीजिए ध्यान से, इसका जो सर्कुलर मोशन का पार्ट सर्किल का सेंटर होगा, इसका सर्किल का सेंटर ये होगा। यानी ये ऑब्जेक्ट आपको लगेगा कि इसके अबाउट ऐसे नाच रहा है, ऐसे डॉटेड लाइन से बनाया है, देख लीजिए ध्यान से, ये ऐसे लगेगा कि नाच रहा है। जबकि ये जो सेंटर है वो, ये जो सेंटर है और ये इसको O1 मान लेते हैं या O', वो जो सेंटर है वो सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर है, और आपका O1 जो है वो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। यानी कि आप समझ लीजिए बात को ध्यान से, हम क्या समझाना चाहते हैं। हम ये समझाना चाहते हैं कि अगर कटोरा में ऐसे कोई चीज रोटेट कर रहा है तो हेमिस्फीयर का सेंटर ना ऊपर है, लेकिन अगर कोई पार्टिकल ऐसे, जैसे मौत का कुआं में देखिए ना, मौत के कुआं में जैसे नाच रहा है, तो आपका जब ये नाच रहा है तो इसका सेंटर तो अलग होगा ये, तो ये हुआ सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। अब फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। जब एफबीडी बनाइएगा तो एमजी तो जरूर लगेगा, ये पार्ट है तो इसका एमजी लगेगा हर हाल में, नॉर्मल भी लगेगा। तो नॉर्मल को मैं अलग रेड लाइन से बनाता हूं क्योंकि उधर ब्लैक ब्लैक ज्यादा लाइन है। तो नॉर्मल जो लगेगा तो याद कीजिए, स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, उसके अंदर में कोई ऑब्जेक्ट रख दीजिएगा तो नॉर्मल का जो लाइन है ना वह हर हाल में सेंटर ऑफ हेमिस्फीयर से पार करेगा। कहिए क्यों? तो चूंकि यहाँ से जो लाइन निकलेगा वह सेंटर, मतलब क्या आप बताइए, एक थ्योरम भी पढ़े हैं कि सेंटर से जो लाइन निकलता है और सरफेस से जो टकराता है वो 90 डिग्री पर टकराता है, और नॉर्मल का मतलब भी वही होता है। तो इसका मतलब यही हुआ कि यहाँ से जो है ये बात समझ लीजिए, यहाँ से जो है ये, यहाँ से ऐसे निकलेगा नॉर्मल, ऐसे ये नॉर्मल होगा। देख लीजिए ये नॉर्मल का लाइन हम बना रहे हैं इतना मोटा, ठीक है, सॉरी ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल का लाइन दिखाया है, कहां से, यहां से, यानी ये नॉर्मल निकला। अब देखिए जब नॉर्मल निकला तो यहाँ पर एक और फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल। तो यहाँ एंगुलर स्पीड के टर्म में है तो लगेगा mr⍵², और ये r जो होगा ये डिस्टेंस होगा, इतना लगेगा यहाँ पर। इसको, इस बात को समझ लीजिए ध्यान से। देखिए हम कुछ टर्म लिख देते हैं, कुछ बात लिख देते हैं, उसके बाद आपसे फिर बहस करेंगे यानी बात करेंगे। सबसे पहले r जो है वह रेडियस है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया, सर्कुलर पाथ, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ हो गया। और वह रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ जो होगा आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉइंट जो है आपको P मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? P मान लेते हैं। इस ऑब्जेक्ट यहाँ पर पॉइंट P या M कुछ मान लेते हैं समथिंग, तो ये O' होगा। क्या होगा? O' होगा। इस बात को समझ लीजिए ऐसे, O' होगा। अब उसके बाद कैपिटल R जो होगा वह रेडियस होगा, रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर होगा, हेमिस्फीयर होगा। इस बात को समझ लीजिए। अब दूसरी बात यहाँ पर ये भी समझ लीजिए ध्यान से कि ओमेगा है जो एंगुलर स्पीड है, एंगुलर स्पीड
ऑफ हेमिस्फेयर है। किसका है? हेमिस्फेयर है। किसका है? हेमिस्फेयर है। इस बात समझ लीजिए, एंगुलर स्पीड है जो हेमिस्फेयर का है। तो हमको यहाँ पर ये कितना स्पीड, देखिए यहाँ पर देख लीजिए। और एक बात और समझ लीजिए, ये एंगल यहाँ से ये थीटा है। ये क्या है आपका? थीटा है। ये एंगल थीटा है। तो आपको वर्टिकल ये आप ला दीजिए तो ये पैरेलल लाइन हो गया, ये ट्रांसवर्सल का, तो ये भी एंगल थीटा होगा। और आपको बार बार कहते हैं टूटता कौन है, तो सेंटर से जो सर्कुलर पाथ का जो सेंटर से लाइन निकलता है उसको एक्स मानते हैं, उसके परपेंडिकुलर वाले को बाएं मानते हैं, और जो बीच में रहता है उसको हम लोग तोड़ते हैं। और जो बीच में रहता है उसको हम लोग क्या करते हैं? तोड़ देते हैं। उसी को सिर्फ तोड़ते हैं और दूसरे को नहीं तोड़ते हैं। ठीक है, तो बात समझ लीजिए अच्छी तरह से। हम कहना क्या चाह रहे हैं? हम ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि आखिर यहाँ पर जो है ना, हम ये कहना चाह रहे हैं, बात समझ लीजिए अच्छी तरह से, कि यहाँ पर जो है आपका ये थीटा यानी नॉर्मल टूटेगा। क्या टूटेगा? नॉर्मल टूटेगा। तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट जो होगा आपका n cos थीटा इधर जाएगा, n cos थीटा इधर जाएगा, और एक कंपोनेंट जाएगा n sin थीटा इधर जाएगा। और यही इसको बैलेंस किए रहेगा। यही इसको क्या करेगा? बैलेंस किए रहेगा। तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर बैलेंस है और नॉर्मल ब्रेक कर गया है तो आप लिख सकते हैं कि फ्रॉम फिगर से, तो फ्रॉम फिगर से आप क्या लिख सकते हैं भाई? तो n sin थीटा जो होगा वह एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर के बराबर होगा। और n cos थीटा जो होगा वह mg के बराबर होगा। इक्वेशन पहला, इक्वेशन दूसरा, दोनों को डिवाइड कीजिए, फर्स्ट डिवाइडेड बाई सेकेंड कर लीजिएगा, तब क्या होगा? यहाँ पर आपका tan थीटा हो जाएगा और m कट जाएगा, r ओमेगा स्क्वायर बाई क्या हो जाएगा? g हो जाएगा। देखिए ध्यान से, अब यहाँ से एंगल निकालना रहेगा कि कितना एंगल पर जाके ये रुका हुआ रहेगा, या ओमेगा, दोनों में से कुछ भी निकाल सकते हैं। क्वेश्चन में या तो थीटा नहीं दिया रहेगा या तो ओमेगा नहीं दिया रहेगा, दो में से कोई एक नहीं दिया रहेगा, बाकी आपको समझ लीजिए। लेकिन यहाँ स्मॉल आर अभी रेडियस हम ओमेगा के टर्म में ही निकालते हैं, ओमेगा के टर्म में ही निकालते हैं। तो ओमेगा का जो फॉर्मूला होगा आपका जी टेन थीटा और डिवाइडेड बाई जो होगा आपका जी टेन थीटा बाई आर का अंडर रूट हो जाएगा। देखिए ध्यान से, लेकिन यहाँ पर जो आर है ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, मतलब ये वाला रेडियस दिया है। लेकिन एग्जाम में वो वाला डाटा आपको देगा ही नहीं, आपको डाटा देगा रेडियस ऑफ क्या देगा? आपको हेमिस्फीयर देगा। तो रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर निकालने के लिए आपको इन ट्रायंगल में चलना पड़ेगा, ओ डैश ओ और पी में, यानी ओ डैश और पी में चलिएगा। इस ट्रायंगल में चलिएगा तो देखिए जरा ध्यान से, यहाँ पर आपको ये वाला टर्म आर निकालना है, और ये वाला डिस्टेंस आर रेडियस है जो दिया हुआ है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि इसमें साइन का रिलेशन आएगा, क्योंकि ये परपेंडिकुलर ही हाइपोटेनस है। तो साइन थीटा बराबर लिखिएगा आप लिखेंगे ओ डैश पी बाई ओ पी, आर यही तो स्मॉल आर है, यही कैपिटल आर है। तो स्मॉल आर में, स्मॉल आर तो कभी एग्जाम में देगा ही नहीं आपको, तो एग्जाम में जब नहीं देगा तो इस फार्मूला को भी बदल देते हैं। आर बराबर क्या हो गया? आर साइन थीटा हो गया। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ क्या हो गया? आर साइन थीटा हो गया। तो यहाँ पर ओमेगा जो हो जाएगा आपका अंडर रूट में चला जाएगा। क्या चला जाएगा अंडर रूट में? तो जी टेन थीटा बाई आर साइन थीटा। देख लीजिए ध्यान से, ये फार्मूला आपका हो जाएगा। यानी कि आप या तो ये फार्मूला लर्न करके रखिए, ये तो आपको काम आएगा नहीं, है ना, मेन काम आएगा आपको इतना, ये ओमेगा। देखिए इस क्वेश्चन का सारांश और समरी क्या होगा उसको समझने की कोशिश कीजिए। सारांश और समरी की हम बात कर रहे हैं। देखिए कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि आपका जब हेमिस्फीयर में कोई ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो कहीं पर जाके वो स्थिर होकर रोटेट करने लगेगा, और रोटेट करने लगेगा तो हेमिस्फीयर के सेंटर से जो पार्टिकल लाइन बनाएगा, वर्टिकल से जो एंगल थीटा होगा, उस थीटा के टर्म में एंगुलर स्पीड ये होगा। कब? जब ये यूनिफॉर्म में रुका हुआ है तब। अब आप अपना स्पीड बढ़ाने लगिएगा, स्पीड बढ़ाने लगिएगा तो ये ऑब्जेक्ट धीरे धीरे ऊपर चढ़ेगा। कैसे?
जैसे पिछले क्लास में हम लोग किसमें बैंकिंग ऑफ रोड में देख रहे थे, हम बोले थे कि दो चीजों यहाँ रिवर्स कंडीशन में सेम होता है। तो बैंकिंग ऑफ रोड में ऊपर चलने लगे तो फ्रिक्शन एक आ गया था इसको बचाने के लिए, तो हम इसका मैक्सिमम स्पीड भी निकालेंगे और मिनिमम स्पीड भी निकालेंगे, दोनों निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैक्सिमम स्पीड। तो पहले तो ये बताइए कि यहाँ तक में किन्हीं को कोई कष्ट है समझने में, तो बोलिए। आपको कोई परेशानी है तो हमको बतलाइए। देख लीजिए ध्यान से, यहाँ पर कोई भी परेशानी है तो हमको बतलाइए, हम तुरंत बतलाने के लिए तैयार हैं। कोई भी डाउट कहीं से लग रहा हो तो समझने की कोशिश कीजिए, है ना, हम बताएंगे तुरंत अभी का भी। किन्हीं को कोई कष्ट नहीं है तो हमें भी कहाँ कष्ट है। चलिए तो हम भी आगे चलते हैं। आप लोग एससी वर्मा लेके बैठे होंगे और पहला बुक है ना, एससी वर्मा का जो पहला बुक है उसमें एक क्वेश्चन है आपका, ज्यादा नहीं, 24 नंबर, पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 24 है। ठीक है, पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 24 है। इसको मैं मिटाता हूं, ये फार्मूला यहीं तक है, इसको भी याद करना पड़ेगा, फार्मूला लिस्ट में ऐड करना पड़ेगा, है ना। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, कहाँ, पेज, वही क्वेश्चन, पेज नंबर 115 और क्वेश्चन नंबर 24 फ्रॉम कहाँ, एससी वर्मा। एससी वर्मा से, है ना। फिगर इसलिए नहीं मिटा रहे हैं क्योंकि यही क्वेश्चन है एससी वर्मा में, फिगर इसीलिए नहीं मिटा रहे हैं, यही फिगर से दोबारा हमको काम बन जाएगा, है ना। कितना पेज इसीलिए नंबर है? इधर का जो है सारा काम हटा रहे हैं। ठीक है, देखिए पहले माइक अपना ऑन मत कीजिए, नहीं तो आपका भी आवाज रिकॉर्ड हो जाएगा मेरे साथ साथ। देखिए ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। 24 नंबर क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है, हम क्वेश्चन समझा देते हैं। कहता है अ हेमीस्फेरिकल बॉवेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर, एक हेमीस्फेयर है, कटोरा, जिसका कैपिटल रेडियस आर है, रोटेटिंग अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री व्हिच केप्ट इन वर्टिकल, अ स्मॉल ब्लॉक इज केप्ट इन द बॉवेल, इसमें एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया गया है उस कटोरा में। कहता है एट द पोजीशन वेयर रेडियस मेक एंगल थीटा विथ वर्टिकल, कहता है कि इस कटोरा में जो हम ऑब्जेक्ट रखे हैं, रेडियस और वर्टिकल के बीच में एंगल थीटा लग रहा है। ये क्वेश्चन कर रहा है 24 एससी वर्मा में। ब्लॉक रोटेट विथ बॉबल विदाउट एनी स्लिपिंग, और ये कटोरा जो है में जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ना, बॉबल्स में, बॉबल मतलब कटोरा होता है, इसमें जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ विदाउट स्लिपिंग के रोटेट कर रहा है इसके साथ, मतलब घूम रहा है इसके साथ, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है। क्वेश्चन फिर का, हाँ बोलिए सर। पेज नंबर 115, क्वेश्चन नंबर 24, पेज नंबर 115, एससी वर्मा पहला पार्ट। देखिए उसके बाद उस क्वेश्चन में कहता है ब्लॉक रोटेट विथ द बॉबल्स विदाउट एनी स्लिपिंग, स्लिप नहीं कर रहा है, तब फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन ब्लॉक एंड बॉबल इज म्यू, कहता है यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट है जो म्यू है। तो कहता है फाइंड रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड फॉर विच ब्लॉक विल नॉट स्लिप, आपको रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड पूछ रहा है जिसमें ब्लॉक स्लिप नहीं करे। रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड पूछा है, रेंज, तो रेंज का मतलब क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात। जैसे आप बताइए रेंज ऑफ स्पीड निकालेंगे किसमें, बैंकिंग ऑफ रोड में, तो भी मैक्स और भी मिन निकाले थे, दोनों निकाल लिए थे पिछले क्लास में, तो इसमें भी मैक्स लगाना है। यानी कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि इसमें भी मैक्स की बात करेंगे, यानी कि यहाँ भी मैक्स लगाना है आपको। जब मैक्स लगाना है तो क्या होगा, बात समझने की कोशिश कीजिएगा। यानी कि अब हम एम आर ओमेगा स्क्वायर का मैक्स वैल्यू, एम से मैक्स लिख देते हैं, है ना, मैक्स वैल्यू की बात करेंगे, या एम एक्स कर देते हैं, है ना, मैक्स वैल्यू की बात, ओमेगा का मैक्सिमम वैल्यू की बात करेंगे। आप बताइए मैक्सिमम स्पीड में ये स्लीपिंग टेंडेंसी किधर होगा, ऊपर की ओर होगा, जस्ट अभी स्लिप किया नहीं है, स्लीपिंग टेंडेंसी मतलब फिसलने की कोशिश किधर करेगा, तो ऊपर की ओर करेगा। तो एक वो फ्रिक्शन आ जाएगा इसको बचाने के लिए, जैसे ऊपर स्लीपिंग टेंडेंसी होगा मैक्सिमम स्पीड में, फ्रिक्शन यहाँ टेंजेंट की ओर लगेगा
और वो बचाने के लिए इसको सोचेगा कि फिसलने ना दे तुमको हम, ये फ्रिक्शन एक्स्ट्रा आ जाएगा। अभी जो क्वेश्चन हम बताए उसमें एक एक्स्ट्रा फ्रिक्शन फोर्स आ जाएगा आपका, और फ्रिक्शन फोर्स का एंगल भी हम बता देते हैं कि क्या होगा। जब फ्रिक्शन फोर्स का एंगल बता देते हैं, अब देखिए सब कुछ सही हो गया। अब फ्रिक्शन फोर्स जब आ जाएगा यहाँ पर, तो ये देखिए वर्टिकल लाइन है और ये लाइन है। तो देखिए ये अगर थीटा है तो ये 90 है, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, तो ये एंगल थीटा होगा। देख लीजिए ध्यान से, पहले ट्रायंगल में देखिए, इस ट्रायंगल में चलिएगा तो आपको फिर से यही फिगर उतार लेना है जो अगला फिगर है। तो ये थीटा है, तो ये 90 है, तो 90 माइनस थीटा होगा, तो ये क्या होगा, थीटा एंगल हो जाएगा फ्रिक्शन के साथ। अब मेन हॉरिजॉन्टल देखिए आपको क्या लेना है, सेंटर ऑफ सर्किल का एक्स एक्सिस मानना है। तो सेंटर ऑफ सर्किल तो आपका यही हो गया, आपका ये सेंटर ऑफ सर्किल जब यही हो गया, तो सेंटर ऑफ सर्किल जब यही हो गया तो इसके परपेंडिकुलर हो गया ये बाई एक्सिस। तो अब फ्रिक्शन वाला भी कंपोनेंट टूटेगा और नॉर्मल वाला भी टूटेगा। तो नॉर्मल वाला को तो पहले तोड़ दिए, n cos थीटा n sin थीटा, यानी लगभग 99.99% ये जानते क्या है, बैंकिंग ऑफ रोडी के जैसा दिख रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, इसका दो कंपोनेंट, जिधर से एंगल सटा उधर कॉस कंपोनेंट, तो इधर की ओर जाएगा कॉस कंपोनेंट, यानी कि इधर की ओर जो जाएगा क्या जाएगा, एफ कॉस थीटा जाएगा, एफ कॉस थीटा जाएगा इधर की ओर, और इधर की ओर चला जाएगा एफ साइन थीटा। क्या चला जाएगा, एफ साइन थीटा चला जाएगा। क्या चला जाएगा आपका, एफ साइन थीटा एम जी, और एफ साइन थीटा इधर चला जाएगा। देख लीजिए ध्यान से, इतना बात समझ में आया कि नहीं, देख लीजिए। यानी रेंज निकालना, अभी हम मैक्सिमम की बात सिर्फ कर रहे हैं, फिर मिनिमम तो वाला भी वैल्यू निकालना पड़ेगा, हम मैक्सिमम की सिर्फ बात कर रहे हैं। तो आप लोग समझने की कोशिश कीजिए, जरा ध्यान दीजिएगा हम क्या कहना चाह रहे हैं। हम ये कहना चाह रहे हैं कि ये वाला वैल्यू जो है अब इस दोनों को बैलेंस करेगा, यानी कि फ्रॉम फिगर अगर चलते हैं, ये क्वेश्चन है HCV क्वेश्चन नंबर 26 है ना, पेज नंबर 115 है, यानी सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन है। लिख दिए हैं कि आपको टेंशन नहीं हो। HCV क्वेश्चन नंबर है जो 26 और पेज नंबर 115 है। अब देखिए जरा गौर कीजिएगा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे फ्रॉम फिगर से, जब लिखना चालू करेंगे फ्रॉम फिगर से तो क्या क्या लिखेंगे। सबसे पहले तो लिखेंगे यहाँ पर कि एम आर ओमेगा स्क्वायर जो होगा, यानी क्या होगा, एम स्मॉल आर ओमेगा स्क्वायर, ये मैक्स वैल्यू है, तो एम एक्स लिख दीजिए, है ना। मैक्स वैल्यू इक्वल टू इतना बराबर क्या, उधर दोनों फोर्स के बराबर होगा, यानी एन साइन थीटा और प्लस क्या, एफ कॉस थीटा। लेकिन फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है म्यू एन होता है, फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू एन होता है, तो हो जाएगा एम आर ओमेगा स्क्वायर का मैक्स वैल्यू आर इक्वल टू एन कॉमन आ जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा और प्लस म्यू कॉस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एफ बराबर म्यू एन कॉमन ले लिए हैं। और मैं इसको थोड़ा फिगर वाला पार्ट जो है ना, इसको थोड़ा सा ऐसे घेर देता हूँ कि बाद में आपको कंफ्यूजन नहीं हो, फिगर का पार्ट है उधर, है ना। और इसको इक्वेशन पहला मान लेते हैं, इसको इक्वेशन क्या मान लेते हैं, फर्स्ट मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान से, इधर एम जी है और एफ साइन थीटा है, यानी आप लिखेंगे एम जी प्लस एफ साइन थीटा इक्वल टू एन कॉस थीटा, ऐसे लिखेंगे। अब इसको उधर ले जाएंगे तो म्यू एन हो जाएगा, तो एम जी इक्वल टू हो जाएगा एन कॉमन, कॉस थीटा तो होगा माइनस म्यू साइन थीटा आ जाएगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगा। और फर्स्ट डिवाइडेड बाई जब सेकेंड आप कर देंगे तो क्या होगा, देखिए एम एम कट जाएगा, आ जाएगा आर ओमेगा स्क्वायर का मैक्स वैल्यू बाई क्या जी इक्वल टू एन एन कट जाएगा, आ जाएगा साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई क्या लिखिएगा, कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा लिखिएगा। बात समझ लीजिए अच्छी तरह से हम क्या कहना चाह रहे हैं, जो इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, आखिर क्या हम कहना चाह रहे हैं जो, है ना, तभी आपको मजा आएगा। ठीक है, तो देखिए जरा गौर करके समझने की कोशिश कीजिएगा। यहाँ से ओमेगा मैक्स का जो वैल्यू आएगा, ओमेगा मैक्स का जो वैल्यू आएगा वो हो जाएगा अंडर रूट आपका आर जी बाई स्मॉल आर और साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। अब जरा ध्यान से देखिएगा, फिर से वही ट्रायंगल में चलना पड़ेगा,
इन ट्रायंगल ओ पी एन ओ वन, क्या चलना पड़ेगा फिर से वही ट्रायंगल, इन ट्रायंगल आप चलेंगे इन ट्रायंगल कहाँ, ओ डैश और पी में, तो आपको साइन, देखिए हम ये कह रहे थे कि जो साइन थीटा होता है ना, यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, देखिए साइन थीटा का जो वैल्यू हो जाएगा आपका, यहाँ पर देखिएगा तो साइन थीटा इस ट्रायंगल में जब देखिएगा तो परपेंडिकुलर वही जो पहले लिखे थे वही लिखना पड़ेगा फिर से, यानी O1P यानी कि O डैश P बाई OP, और फिर लिखना पड़ेगा स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये लिखना पड़ेगा। अब तब तो आप समझ लीजिए अच्छी तरह से कि क्या होगा, यानी ओमेगा मैक्स का जो फॉर्मूला होगा, ओमेगा मैक्स का जो फॉर्मूला होगा वो अंडर रूट में तो होगा, ये बात की गारंटी है, लेकिन अंडर रूट में जब होगा अब होगा यहाँ पर ऐसा G बाई R साइन थीटा हो जाएगा, G बाई R साइन थीटा हो जाएगा, और ब्रैकेट में साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा हो जाएगा। इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ पर ये आ जाएगा। उसी तरह से ओमेगा मैक्स का वैल्यू जो है दूसरे फॉर्मेट में लिखिएगा, तब क्या लिखिएगा, तो उसको भी आप आराम से लिख सकते हैं, जी बाई आर साइन थीटा, इसको अलग मत कीजिएगा, इसको रहने दीजिएगा उसी तरह से, इसको कीजिएगा तो होगा tan थीटा प्लस म्यू 1 माइनस म्यू tan थीटा, एकदम 100% फॉर्मूला। सिमिलरली आप समझते होंगे उसी प्रकार से आप क्या लिखिएगा, ओमेगा जब मिनिमम का वैल्यू लिखिएगा तब क्या लिखिएगा, हम एक ही फॉर्मूला लिख पाएंगे यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास जो है थोड़ा जगह की कमी अब पड़ रहा है, यानी आप लिखिएगा जी बाई आर साइन थीटा। अब tan वाला लिखिए चाहे जो वाला लिखिए, कोई एक तो लिखना पड़ेगा, तो हम tan वाला लिख देते हैं, tan में फार्मूला जल्दी बनता है क्वेश्चन, तो tan थीटा माइनस म्यू होगा बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा होगा। इस बात को समझ लीजिए, यानी कि आपको अब फिगर देख करके लग रहा होगा कि ये तो लगता है कि 100% जो है आपका वही बैंकिंग ऑफ रोड ही है ये, यानी कि समझ लीजिए आप लोग के पास बुक भी अभी प्रेजेंट होगा, कौन, एससी वर्मा का, आप आंसर मिला लीजिए पीछे, एक आंसर ये दिया होगा और एक आंसर ये दिया हुआ होगा, क्योंकि रेंज ऑफ स्पीड पूछ रहा था एंगुलर स्पीड का, जिसमें वो ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करे। तो अगले क्लास में हम भी फार्मूला आपसे पूछेंगे, जानते हैं कैसे पूछेंगे, उसी तरह से पूछेंगे कि एक कटोरा है जो हेमिस्फेयर है जिसका रेडियस आर है, वो रोटेट कर रहा है वर्टिकल प्लेन में, उसमें एक ऑब्जेक्ट डाल दिए जो रेडियस के साथ थीटा एंगल बनाए हुए हैं, तो रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड बताइए कि ऑब्जेक्ट स्लिप ना करे, रेंज ऑफ एंगुलर स्पीड बताइए कि ऑब्जेक्ट स्लिप नहीं करे, तो आपको हर हाल में यही और यही फार्मूला बताना पड़ेगा। इस बात को आप समझ लीजिए अच्छी तरह से। सर बोलिए, ये कितना नंबर क्वेश्चन है? ये क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए ऊपर लिखा हुआ है एससी वर्मा 26 पेज नंबर 115। 11th का है जी 11 सर्कुलर मोशन। 24 क्वेश्चन है सर। अच्छा सॉरी 24 क्वेश्चन था, कौन सा क्वेश्चन था, 24 नंबर, सॉरी 24 नंबर क्वेश्चन है आपका, वो हमने इसको बदल देते हैं, ये 24 नंबर क्वेश्चन है एससी वर्मा का, कितना है 24 नंबर प्रॉब्लम है, उसका आप क्वेश्चन देख लीजिएगा, 24 नंबर है। किन्हीं को कोई प्रश्न इसमें पूछना हो, आपको उठाना है तो हमको बोलिए, हम तैयार हैं एकदम 100%। माधुरी समझ में आ गया है, कोई Yes, कंप्लेन sir. नहीं, कंप्लेन नहीं ना? नो सर। हाँ, आरती कुमारी आपको समझ में आ गया है? यस सर। आरती आ गया ना? आपकी दोस्त फिर लगता है ज्वाइन नहीं है क्या जी? आज फिर नहीं है।
अच्छा, हम वीडियो पे ना भेजेंगे। अब आप समझ गए ना, आप लोग बहुत आलसी हो गए हैं, सुतल रहते हैं दिन में 2 बजे, खूब नींद आता है ना। घर में मम्मी का खाना मिल जाता होगा, आराम से बना बनाया खाइए और सो जाइए, कहानी खत्म। चलिए नेहा, आपको समझ में आ गया है? यस सर। आज सुबह वाला जो नहीं समझ में आया था उसका वीडियो दोबारा देख लिए हैं आप? हम यूट्यूब पर भेजे हैं जो। यस यस सर, देखे हैं समझ में आया है तब? सर। हाँ, थोड़ा मोड़ा एक बार सर और देखेंगे ना तो समझ में अच्छे से आ जाएगा। हाँ, तो जो नहीं समझ में आएगा वो हमको दोबारा फिर बताइएगा, हम समझा देंगे, ठीक है? तो इसको ओके हम सर। मिटाते हैं, आगे क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखिए, सर्कुलर मोशन बहुत अच्छा चैप्टर है, इसमें बहुत सारा चीज पढ़ना है अभी, ठीक है? तो इसको थोड़ा सा मिटाते हैं, यानी इरेज कर देते हैं, साफ कर देते हैं, जो कहिए आप लोग की भाषा में। देखिए, फार्मूला, कंसेप्ट, ये सब ध्यान में रखना पड़ेगा सर्कुलर मोशन में। और सर्कुलर मोशन का क्वेश्चन ज्यादा इजी होता है आपको न्यूटन लॉ और फ्रिक्शन के क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि इसमें फार्मूला ज्यादा है। अब आपको थोड़ा केमिस्ट्री का ध्यान दिलवाते हैं, केमिस्ट्री का, है ना? केमिस्ट्री इसमें थोड़ा पढ़ाते हैं। एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करेंगे हम। किसकी बात करेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर में बोर मॉडल की बात करेंगे। बोर ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन जो है सर्कुलर पाथ पर घूमता है चारों तरफ, है ना? और तब उसके वेलोसिटी वगैरह निकालने की कोशिश करेंगे, आखिर कैसे निकलता है जो। और हम लोग चांद, पृथ्वी, जो सन को चक्कर मारता है, उन सभी में भी वेलोसिटी कितना होगा, उस वेलोसिटी की बात करेंगे, है ना? तो ध्यान से समझिएगा, मेरी बात को अच्छी तरह से समझने की कोशिश कीजिएगा, है ना? हेडिंग है एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व an electron revolve around nucleus of hydrogen like atom, यानी हाइड्रोजन एटम कर देते हैं। हाइड्रोजन लाइक एटम में केवल n का वैल्यू बदलता है, तो हाइड्रोजन लाइक एटम माने कि हाइड्रोजन एटम की ही सिर्फ बात कर रहे हैं। तो आप लोग, नीतीश कुमार आप बताइएगा, हाइड्रोजन एटम का नाम सुने हैं? नहीं बोलिएगा। चलिए, कौन बोलेंगे? कोई नहीं बोलते। शुभम राज, हाइड्रोजन एटम का नाम सुने हैं आप? शुभम? नहीं, कोई नहीं सुने हैं। यस सर। चलिए, हाइड्रोजन एटम में कै गो इलेक्ट्रॉन, कै गो प्रोटॉन और कै गो न्यूट्रॉन होता है, ये बताइए जल्दी से। सर, एक इलेक्ट्रॉन, एक प्रोटॉन और 0 न्यूट्रॉन। हाँ, वेरी गुड। आप तो लगता पढ़े अच्छा से। बंद कर लीजिए माइक अपना। यानी हाइड्रोजन एटम में एक ही वो होता है क्या? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है, आप प्रोटॉन पर प्लस चार्ज होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों तरफ चक्कर मारता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ क्या मारेगा? चक्कर मारेगा। अब इलेक्ट्रॉन जब चक्कर मारेगा, सर्कुलर मोशन में होगा, तो इसका टेंजेंटियल वेलोसिटी भी होगा, टेंजेंटियल। और इलेक्ट्रॉन जब चक्कर मारता है, माइक अपना ऑफ कर लीजिएगा, जब इलेक्ट्रॉन चक्कर मारता है तो आप लोग में जिनको आता है वो बताइएगा, यह इलेक्ट्रॉन का यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है? यूनिफॉर्म होता है। चलिए, अच्छा बात है, यूनिफॉर्म बताइए आप। एक और बात बताइए आप लोग, अगर यूनिफॉर्म होता है तो पृथ्वी की बात करते हैं। अब पृथ्वी, मान लीजिए कि ये सन है और पृथ्वी चारों तरफ चक्कर मारता है, वह मोशन यूनिफॉर्म होता है कि नॉन यूनिफॉर्म होता है? यूनिफॉर्म। एवरेज में तो यूनिफॉर्म मानते हैं, लेकिन होता है नॉन यूनिफॉर्म। कहिए क्यों? तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ाएंगे, केपलर्स लॉ, तो बताएंगे कि गर्मी के दिनों में, किसके दिनों में? गर्मी के दिनों में जो होता है ना, पृथ्वी जो ज्यादा तेज भागता है, मतलब कि टेंजेंटियल वेलोसिटी, क्योंकि पृथ्वी जो है इलेप्टिकल पाथ पर चलता है।
गर्मी के दिनों में ज्यादा तेज भागता है क्योंकि सन के पास रहता है, फोर्स ज्यादा लगता है, स्पीड, और ठंडा में थोड़ा धीरे धीरे होता है। और वो उसमें डिस्कशन करेंगे, लेकिन एवरेज में यूनिफॉर्म होता है क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हर एक 365 दिन के बाद एगो चक्कर मारता है सिंपली, है ना। अच्छा ये बताइए, अर्थ में कितने तरह का मोशन होता है? अर्थ जब सन के चारों तरफ रोटेट करता है तो कितने तरह का मोशन होता है? 2 तरह का मोशन होता है, एक रिवोल्यूशन वाला होता है और एक अपने पाथ पर वो घूमते रहता है, स्पिन भी करते रहता है। ये बात जानते हैं ना आप लोग? Rotation. आप लोग जानते हैं, अच्छी बात है। क्या आप लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का मोशन क्या एक प्रकार का होता है कि इस इलेक्ट्रॉन में भी 2 तरह का मोशन होता है? 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार का। क्या 2 तरह का होता है सर। मतलब इस 2 तरह इलेक्ट्रॉन का। एक रिवोल्यूशन करते रहता है, उसके बाद वो कुछ करते रहता है, ये अपने एक्सिस पर भी मतलब नाचते रहता है। ये स्पिन भी करता है इलेक्ट्रॉन? पता नहीं, मेरे को पता नहीं, हम केमिस्ट्री नहीं पढ़े, हम फिजिक्स पढ़ते हैं। यस सर, करता है। यस सर। उस एकदम मतलब कि आप कंफर्म हैं कि इलेक्ट्रॉन तो Yes, अपने sir. ये चारों तरफ सर्कुलर पाथ पे घूमता है, इसको आपको जो रिवॉल्व कर रहा है, रिवोल्यूटरी मोशन तो है ही, साथ साथ क्या ये अपने पाथ पर स्पिन भी करते रहता है? यस सर, यस। यस सर, करता है सर। हाँ, अगर जो बोलते हैं करता है तो उसका नाम क्या है? उस मोशन का नाम क्या है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का नाम सुने हैं? क्वांटम नंबर का नाम सुने हैं? यस सर, स्पिन क्वांटम नंबर। हाँ, वेरी गुड, स्पिन क्वांटम नंबर। अभी जब रोटेट करता है, स्पिन क्वांटम नंबर 2 तरह का होता है, प्लस हाफ और माइनस हाफ करके, Ly2 करके सब कुछ होता है। एंटी क्लॉक और हाँ, तो यही घूमता है इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन जब घूमता है न्यूक्लियस के चारों तरफ तो रिवोल्यूटरी मोशन तो रहबे करता है, साथ साथ स्पिन करता है, क्लॉकवाइज स्पिन करता है या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करता है। इसी को कौन सा क्वांटम नंबर कहते हैं? स्पिन क्वांटम नंबर कहते हैं। मतलब कि सोचिए, जो सूरज का फिनोमेना है, जो आपका अर्थ का फिनोमेना है, जो आपका मून का फिनोमेना है, वही इलेक्ट्रॉन का फिनोमेना है। इसको कोई देखा नहीं है, लेकिन सब लोग तो अब कहता है तो बात मानना पड़ेगा। अब एटम तो हमको दिखवे नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस कहाँ से दिखेगा पता नहीं, लेकिन जो साइंटिस्ट लोग बोल दिया वो बात मानते हैं। फिलहाल आते हैं हम सिर्फ रिवोल्यूटरी मोशन पर आते हैं। किस में आते हैं? रिवोल्यूटरी मोशन पर आते हैं। बात को समझने की कोशिश कीजिए, देखिए समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको एगो mv²/r लगेगा, नहीं लगेगा? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स क्या आएगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन आएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा। इस बात को समझ लिया अच्छी तरह से। अब जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आएगा तो क्या होगा? ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। एफ ई जो है आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। क्या है आपका? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। जब ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला जो होता है Q1 Q2 बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर होता है। यानी ये दोनों का स्क्वायर, अगर डिस्टेंस को r मान रहे हैं तो यहाँ r ही मान लेते हैं। इस दोनों, ये चार्ज है, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन, उस 2 चार्ज और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हो गया। और आपको पता है कि आपको सर्कुलर मोशन में ये दोनों बैलेंस होता है, तभी ना। आप याद कीजिए, एक और बात पूछते हैं आप लोग से हम कि नेचर में जो भी मोशन होता है, इलेक्ट्रॉन का, प्रोटॉन का, आपका सन का, मून का, सब सर्कुलर मोशन ही क्यों होता है? नेचर में अपने से सर्कुलर मोशन ही क्यों होता है? ये बात बताइए आप, बताइए जल्दी से। कोई लिनियर ही क्यों नहीं चलता रहता है? सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लगता होगा। सेंटर के अलॉन्ग फोर्स लगता होगा। चलिए, खुशी कुमारी बोले हैं। और कोई कुछ बोलिए। ग्रेविटेशन के कारण से। सब आंसर गलत बोल रहे हैं। अच्छा ये बताइए, हमको ये नहीं पता है पृथ्वी कितने सालों से सन के चारों तरफ चक्कर मार रहा है। क्या उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज किया कि इंक्रीज किया कि वही कांस्टेंट है? कांस्टेंट है। यानी वर्क डन नहीं हो रहा है।
यानी कि वर्क डन नहीं हो रहा है तब ना कांस्टेंट है। अगर वर्क डन हो जाए तो एनर्जी घट जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, उस सेंटर में जाके घुस जाएगा। और यही किसका, रदरफोर्ड का महा गलत कंसेप्ट था कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर मारते 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 न्यूक्लियस में गिर जाता है। यही ना ड्रॉबैक है। और उसने जब ये बात कहा था तो इसी बात को केवल वो अलग करके बोर ने बोर मॉडल दिया था। तो याद कीजिए कि यहाँ पर क्या है, सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता है, यानी एनर्जी कंजर्व रहेगा। क्यों सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होगा, ये सोचिए अब। तो सर्कुलर मोशन में फोर्स इधर है सेंटर की ओर या सेंट्रीफ्यूगल है, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, इधर है टेंजेंट की ओर। दोनों के बीच में एंगल कितना आप लोग बताइए। 90 डिग्री। 90 डिग्री। वर्क डन का फॉर्मूला होता है एफ एस cos 90 डिग्री। cos 90 क्या होता है, 0, वर्क डन नहीं हुआ। इसीलिए नेचर में जितने भी चीजें अपने से रोटेशन में है वो हर हाल में सर्कुलर मोशन में है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वर्क डन नहीं होता है और उसका फायदा उठाता है लोग सर्कुलर मोशन में रहना पसंद करता है। यानी कि सर्कुलर मोशन नेचर में जो एग्जिस्ट कर रहा है ना, उसका यही कारण है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर मोशन में इनफाइनाइट टाइम से, आज से नहीं है, कब से है पता नहीं है। पृथ्वी जो है चारों तरफ चक्कर मार रहा है सन का, वो कब से है पता नहीं है। हम लोग को अनुमान लगाते हैं 10 लाख साल से चक्कर मार रहा है, अनुमान सिर्फ लगाते हैं, है ना, कोई प्रूफ नहीं है, साइंटिफिक प्रूफ नहीं है। तो कहने का मेरा मतलब ये हुआ कि उसी तरह से इलेक्ट्रॉन भी चक्कर मार रहा है। तो यहाँ पर बात समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आप यही समझिएगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को बैलेंस किया जा रहा है mv²/r से, mv²/r से बैलेंस किया जा रहा है। और आपको पता होगा तब तो Q1 Q2 बाई 4πε0 डिस्टेंस का स्क्वायर बराबर mv²/r यहाँ होगा। एक r से एक r ये कट जाएगा, तब आपको वेलोसिटी जो आ जाएगा v बराबर वो अंडर रूट में चला जाएगा। और अंडर रूट में चला जाएगा तो एक r तो कट गया, m नीचे चला जाएगा। आपका दोनों चार्ज, यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी ई होता है, प्रोटॉन का भी चार्ज ई ही होता है। ये बात याद कर लीजिए। अब 4πε0 हो गया और मास भी हो गया और एक डिस्टेंस भी हो गया। क्यों, ये हो गया मास नीचे आ जाएगा क्योंकि वेलोसिटी निकालेंगे। और यहाँ m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। कितने लोग इसका वैल्यू जानते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का, ये बताइए। 9.1 -31 1 kg, ये जानते हैं। आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन पता है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी पता है 1.6 × 10⁻⁻19 है ना। और इलेक्ट्रॉन जो नाचता है हाइड्रोजन एटम में चारों तरफ, फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस कितना होता है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ क्या होता है इलेक्ट्रॉन के लिए। यहाँ पर हाइड्रोजन एटम की बात कर रहे हैं, दूसरे की बात नहीं कर रहे हैं। रेडियस क्या होता है, तो रेडियस जो होता है आपको याद कर लीजिएगा, नहीं याद, 0.529 एंगस्ट्रॉन होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। ये सब डाटा आपको याद होना चाहिए क्योंकि केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। सारा वैल्यू को यहाँ पर पुट पार्ट किया जाए, जब पुट पार्ट कीजिएगा तो आ जाएगा 1, देखिए 1/4πε0 का वैल्यू 9 × 10⁻9 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 होता है, और डिवाइडेड बाई मास होता है 9.1 × 10⁻31 होता है, और इनटू रेडियस होता है 0.529 × 10⁻10 होता है। सभी को गुना भाग कर लीजिएगा तो आएगा 2.18 × 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। बाप रे बाप, कितना भयानक स्पीड से घूम रहा है इलेक्ट्रॉन, जो सोच रहे हैं ना, आदम स्पीड ऑफ लाइट से मात्र 100 गुना कम। इतना स्पीड से इलेक्ट्रॉन जो है चक्कर मार रहा है इस न्यूक्लियस का। सोच लिए कितना हाई स्पीड है, इतना स्पीड गेन करना पड़ेगा। सोच लिए कितना स्पीड है, ये वेरी हाई स्पीड से चक्कर मारता है। और पृथ्वी का भी जब स्पीड निकालिए ना, ग्रेविटेशन में जाकर निकालेंगे तो उसका भी लगभग इससे 10 गुना कम आता है। यानी कि आपको लग रहा है कि पृथ्वी अस्थिर है, इतना हाई स्पीड से घूम रहा है कि जिसकी कल्पना भी आप नहीं कर सकते हैं। सोच रहे इसका स्पीड कितना है, 1 सेकेंड में
आपका इस पर 3 जीरो को हटा दीजिएगा तो किलोमीटर चला जाएगा, और 3 जीरो जोड़ दीजिए तो 1 2 3 2180 किलोमीटर 1 सेकंड में चला जाएगा, मतलब इंडिया पार 1 सेकंड में, और 5 6 7 8 सेकंड में अमेरिका पार। सोच लीजिए कितना हाई स्पीड में है। आप सोचिए पृथ्वी भी सन के चारों तरफ लगभग इसी स्पीड से घूम रहा है, और हम लोग उसके पास चिपके इसलिए हैं कि पृथ्वी हमको खींच रही है। जिस समय खींचना बंद कर दे तो हम लोग टेंजेंशियल वेलोसिटी इतने स्पीड से फेंकाएंगे स्पेस में, जो कि दोबारा पृथ्वी पर लैंड भी नहीं कर सकते हैं। यानी कि सोच लिए कितना हाई स्पीड से हम लोग यहाँ पर घूम रहे हैं जो। और ये क्वेश्चन जो था आपका एससी वर्मा का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जो अभी बताए हैं अभी आपको, ये एससी वर्मा का क्वेश्चन आपका 9 नंबर है। कितना नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर क्वेश्चन बता दिए हैं आपको। ये एससी वर्मा का कितना का नंबर क्वेश्चन है? 9 नंबर। एचसीवी का ये 9 नंबर प्रॉब्लम है, इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से। किन्हीं को कोई परेशानी है, कोई प्रॉब्लम है तो हमको बतला सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिए जब बात समझ में नहीं आए तो वीडियो को रिप्ले करके 4 बार 5 बार 10 बार देखिए, जरूर समझ में आ जाएगा। क्योंकि आप ही का आवाज है क्वेश्चन पूछने का, और मेरा ही आवाज रहेगा क्वेश्चन सॉल्यूशन करने का। तो इसको मिटाते हैं, है ना, फिर आगे बढ़ते हैं। और भी बहुत सारा चीज बताए थे। मैक्सिमम स्पीड ब्रेकर पर कितना से चलिए कि हवा में नहीं उड़िए? बताइए कोई फार्मूला। मैक्सिमम स्पीड कितना से चलिए ब्रेकर के पास कि हवा में नहीं उड़िए वर्टिकल ज़िगज़ैग रोड में? √RG। कमंडल में पानी रख के मिनिमम कितना स्पीड से न चाहिए कि कमंडल जब वर्टिकली उलट जाए उस समय पानी नीचे नहीं गिरे? उसका भी फार्मूला था √RG था। RG या LG बात एक ही है, वहां लेंथ ऑफ स्ट्रिंग होता है और यहाँ रेडियस लिखिए, बात बराबर है, दोनों में कोई फर्क नहीं होता है। इन सभी बातों को समझना चाहिए आप लोग को, ठीक है। तो हम क्वेश्चन बताते हैं अच्छा वाला थोड़ा सा। एक पेंडुलम का क्वेश्चन होता है, उसको बताते हैं। देखिए कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम की बात करते हैं, है ना। कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम, कंसेप्ट ऑफ पेंडुलम। पेंडुलम, पेंडुलम मतलब समझते हैं ना, ये वो नाम होता है घड़ी का, है ना, पेंडुलम क्लॉक, ऐसे है ये। तो पेंडुलम जब होता है ऐसे, तो बॉब ऐसे लटका हो रहता है, इसको बॉब कहते हैं, ये बात पता है आपको। और ये रोटेट करता है इस तरह से। ये फिगर आप 7 8 के साइंस से पढ़ना शुरुआत करते हैं, ऐसे ऐसे रोटेट करते रहता है। इस पोजीशन को हम लोग कहते हैं मीन पोजीशन। क्या कहते हैं? मीन पोजीशन कहते हैं, मतलब मध्य वाला। और यह पोजीशन और यह पोजीशन कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। क्या कहलाता है? एक्सट्रीम पोजीशन कहता है, एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। और इतना ही में ये रोटेट करते रहता है, इतना ही में क्या करता है, ये रोटेट करते रहता है। याद कर लीजिए। तो आप जब इसका स्टडी करने लगेंगे तो किसी न किसी एक कहीं पॉइंट पर स्टडी कर लीजिए। आप मान लीजिए कि ये एंगल थीटा है और आप यहाँ पर स्टडी कर रहे हैं, ना एक्सट्रीम पर ना मीन पर, हम बीच में कहीं आपको स्टडी कर रहे हैं। तो स्टडी कर रहे हैं तो mg तो लगबे करेगा, क्योंकि ये हर बार लगता है। और सर्कुलर मोशन का ये कंसेप्ट आ गया, देख लीजिए सर्कुलर मोशन का पार्ट है ये। तो सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ ये हो जाएगा, लिख देते हैं सेंटर ऑफ सर्कुलर पाथ जो होगा, सर्कुलर पाथ जो होगा आपका कौन हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा, जिसको पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन भी कहेंगे। इसका दूसरा नाम क्या होगा? पॉइंट ऑफ ऑसिलेशन भी होगा। अब जैसे ही यहाँ हुआ तो एक फोर्स इधर की ओर लगेगा, mv²/l लगेगा, l लेंथ ऑफ पेंडुलम हो जाएगा। और आपको पता है कि जब ऐसा होगा तो इस लाइन के पैरेलल एक लाइन यहाँ खींचेंगे तो ये भी थीटा हो जाएगा, तो वर्टिकली अपोजिट एंगल ये भी थीटा हो जाएगा। अब यहाँ पर दो कंसेप्ट हैं। अब यहाँ पर एक लगेगा इधर, इसका एक कंपोनेंट होगा mg cos थीटा, इधर की ओर चला जाएगा, और mg sin थीटा आपका टेंजेंट की ओर रहेगा। mg sin थीटा क्या रहेगा? इधर टेंजेंट की ओर रहेगा। अब एक रस्सी में टेंशन डेवलप होगा,
रस्सी में क्या होगा, यहाँ टेंशन डेवलप होगा। इतना बात आप समझ चुके होंगे। अब यहाँ पर L जो है वो लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा, लेंथ ऑफ पेंडुलम होगा। M जो होगा आपका मास ऑफ पेंडुलम होगा, मास ऑफ क्या होगा, पेंडुलम होगा। देख लीजिए ध्यान से, क्या होगा आपका मास ऑफ पेंडुलम होगा। इस बात को समझ लीजिए अच्छी तरह से, क्या होगा, मास ऑफ पेंडुलम होगा। तो फ्रॉम फिगर से आप कह सकते हैं इतना पढ़ने के बाद कि जनरल फार्मूला ऑफ टेंशन जो होगा वो होगा आपका mv²/L और प्लस mg cos थीटा होगा। फार्मूला तो यही होगा, इस बात को आप समझ चुके हैं। तो पेंडुलम के केस में जब मीन पोजीशन पर रहेंगे, केस फर्स्ट में एट मीन, केस फर्स्ट में एट मीन पोजीशन पर जब होंगे, मीन पोजीशन पर जब होंगे, तब मीन पोजीशन पर थीटा जो होगा वह 0 डिग्री होगा। तो cos 0 का वैल्यू 1 होता है। तो cos 0 का वैल्यू जब 1 होता है तो टेंशन जो होगा रस्टिंग में वो होगा mv²/L और प्लस mg हो जाएगा। यानी मीन पोजीशन पर टेंशन इन स्ट्रिंग जो होगा पेंडुलम में वो आपका ये फार्मूला होगा। और ये फार्मूला पहले भी वर्टिकल सर्कुलर मोशन में आया था, लेकिन केस सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केस सेकंड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करेंगे, एक्सट्रीम मतलब अंत वाला पोजीशन की बात करेंगे। तो एक्सट्रीम पोजीशन पर हम क्या लें ये बताइए, हम एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या कंडीशन लगाएं वो आप लोग को बताना है जल्दी से। बोलिए जल्दी से। तो देखिए एक्सट्रीम पोजीशन पर दो पाथ लगाएंगे, एक तो थीटा तो रहेगा ही हर हाल में, लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर जा करके वहां से ऑब्जेक्ट लौटता है कि नहीं, बताइए जल्दी से। एक्सट्रीम पोजीशन से जाके लौटता है, चाहे ये हो चाहे वो हो। तो एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होगा। क्या मेरी बात समझ में आ गया? एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। इस बात को समझ लीजिए। एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी क्या होगा आपका, वेलोसिटी आपका v बराबर 0 हो जाएगा। जब वेलोसिटी ये 0 हो जाएगा तो ये mg cos थीटा होगा। टेंशन जो हो जाएगा आपका वो क्या होगा, आपका mg cos थीटा हो जाएगा। देख लिया ध्यान से, इसी चीज को हमको बताना था मेनली। यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर टेंशन जो होगा आपका हर हाल में यही होगा। लेकिन एक बात और इसमें हमको समझाना है आपको लोगों को। बताइए पेंडुलम बार बार अपने से ऑसिलेट क्यों करते रह जाता है? कौन सा फोर्स इसको ऑसिलेशन में हेल्प करते रहता है? वह फोर्स का नाम बताना है। बोलिए जल्दी से आप लोग। कोई भी बोल सकते हैं माइक ऑन करके, टेंशन नहीं लेना है किन्हीं को भी, कोई भी बोल सकते हैं, एनीबॉडी, कोई भी जिनको बोलना है बोल सकते हैं। ये ऑसिलेशन में हेल्प कौन करता है, कौन सा फोर्स हेल्प कर रहा है ये बताइए। mg²/r क्या? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चलिए आप, हाँ चलिए बोलते चलिए हम सुन रहे हैं। ग्रेविटी। चलिए और बोलिए आगे, और दूसरा लोग। हैप्पी राज, हेमा भारती। अभी क्लास खत्म होगा हेमा भारती, तो आप कॉल कर लीजिएगा, आप शायद कुछ मैसेज डाले हुए थे, है ना। चलिए इधर देखिए, हम बताते हैं। तो यहाँ पर जो हेल्प कर रहा है ना, वो जानते कौन हेल्प कर रहा है? आपका mg sin थीटा। देखिए ना फिगर में दिखाए थे, कौन खींच रहा था, mg sin थीटा, है ना। यानी ऑसिलेशन में जो हेल्प कर रहा है वो mg sin थीटा कर रहा है। यानी एक्सेलरेशन इन मतलब ऑसिलेशन जो होगा, पेंडुलम का एक्सेलरेशन जो होगा, एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम जो होगा, ये बराबर g sin थीटा होगा। एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ऑफ पेंडुलम जो होगा आपका वो क्या होगा, आपका a बराबर g sin थीटा हो जाएगा। ये g sin थीटा क्यों डायरेक्ट लिख रहे हैं, देख लिए ध्यान से, क्योंकि m हटा दिए हैं, फोर्स बटा मास होता है, पूरा लिखना पड़ेगा। इतना तो आप समझदार हैं, एक्सेलरेशन में मास से भागा दे दिया जाता है। तो mg sin थीटा ही एक्सेलरेशन करवा रहा है, ये सब तो एक्सेलरेशन करवा ही नहीं रहा है। ये
आपने तो बैलेंस हो गया, टेंशन इस दोनों को बैलेंस कर दिया, कहानी खत्म कर दिया दोनों को। तो आइसोलेशन ऑफ पेंडुलम जो होता है ऑलवेज जी साइन थीटा होता है, और यही जी साइन थीटा उसको ऑसिलेट करते रहता है। अब बताइए आइसोलेशन, बड़ा मजा आता है समझने में, कंसेप्ट को पकड़ने में मजा आता है। मैक्सिमम आइसोलेशन कहाँ होगा? एट मीन पोजीशन। अब आइसोलेशन की बात करें एट मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, मीन पोजीशन पर, एट मीन पोजीशन पर ए बराबर होगा 0, क्योंकि थीटा बराबर है 0, तो साइन थीटा 0 होगा। मीन पोजीशन पर जैसे आएगा तो थीटा 0 0 होगा, आप अभी पढ़े देख लिए, तो आइसोलेशन 0 होगा। मीन पोजीशन पर आइसोलेशन 0 होगा। और एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं, एट एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन की बात करते हैं। देखिए कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। एट एक्सट्रीम पोजीशन की बात कीजिए तो एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा जी साइन थीटा हो जाएगा, है ना, यही एक्सट्रीम पोजीशन पर होगा जी साइन थीटा, और ये मैक्स वैल्यू होगा, मैक्सिमम होगा आइसोलेशन यहाँ। अब थीटा तो आपको क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं कि 60 डिग्री पर का आइसोलेशन है कि 10 डिग्री का है, तो हम तो फार्मूला में ही छोड़ देंगे। तो अब यहाँ से एक बात तो आपको क्लियर हो गया। एक क्वेश्चन आप लोग से पूछते हैं, वो बताना है, ऐसा कोई मोशन का उदाहरण बताइए, एग्जाम्पल बताइए जिसमें वेलोसिटी नहीं हो, क्या वेलोसिटी नहीं हो लेकिन आइसोलेशन प्रेजेंट हो। कोई एग्जाम्पल बताइए आप लोग, बोलिए जल्दी से। वेलोसिटी प्रेजेंट नहीं है ना, स्पीड प्रेजेंट नहीं है, बट आइसोलेशन है। क्या सर? बोलिए जल्दी से। वेलोसिटी नहीं है मतलब गाड़ी रुकी हुई है, वेलोसिटी नहीं है, लेकिन आइसोलेशन है, आइसोलेशन है गाड़ी में। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए मोशन का, बोलिए जल्दी से। ऐसा कोई एग्जाम्पल बताइए मोशन का। कोई नहीं बताएंगे? हमको लगता है कोई बताएंगे, कोई तो बताइए। Sir, motion in space. देखिए हम तो सीधा सीधा यहाँ जानते हैं, आपको अभी अभी हम आंसर बोर्ड पर लिखे हुए हैं, खोज के बता दीजिए हमको। आंसर जो है आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, बस इतना ही समझ लीजिए, मैं इतना हिंट कर सकता हूं आपको, ठीक है। आंसर जो है बोर्ड पर आपका लिखा हुआ है, उसके बाद आपको बताना। हाँ बोलिए। सर एक्सट्रीम पोजीशन पे पेंडुलम का। हाँ एक्सट्रीम पोजीशन, देखिए एट एक्सट्रीम पोजीशन पर आपका वेलोसिटी 0 है, एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी 0 होता है, देखिए लिखा हुआ है, क्योंकि एक्सट्रीम पर जाके वो रुकेगा तब ना लौटेगा, और लेकिन एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलेरेशन सबसे मैक्सिमम है। तो बात समझ में आया? एट एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जो होगा आपका वह 0 होगा और एक्सेलेरेशन मैक्सिमम होगा। याद रहेगा बात की भूल जाइएगा? बोलिए जल्दी से। याद रहेगा। एकदम याद रहेगा। दूसरा कोई एग्जांपल आप लोग सोच के बताइए, कोई भी, जिनको बताना है बता सकते हैं, एकदम फ्री माइंडेड में बता सकते हैं। तो बता दें, जब कोई ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर दीजिए, फ्री फॉल में वर्टिकली अप प्रोजेक्ट कर दीजिएगा, तो जब ये जाते 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 मैक्सिमम में जहां रुकेगा, मैक्सिमम हाइट पर जहां रुकता है ना, तो ऑब्जेक्ट कहीं ना कहीं जाके मैक्सिमम हाइट में तो रुकता है, वहां वेलोसिटी 0, लेकिन एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रेजेंट होता है डाउनवर्ड जी, वही ना फिर खींचता है, तो वही जी डीएल सेट करता है। यानी कि वर्टिकल प्रोजेक्टाइल में एट मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 होता है, बट एक्सेलरेशन जी यानी डाउनवर्ड लगते रहता है। ये दूसरा एग्जांपल है, लिखवाए नहीं है, सिर्फ बोलते हैं। याद करना होगा तो वीडियो देखना पड़ेगा आपको, बस समझ सकते हैं, है ना। तो इसको भी मिटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। होमवर्क भी दिए हुए थे आप लोग को बहुत सारा है, और आगे पढ़ना है कि मीटिंग इन कर दें हम? ये बोलिए
क्योंकि ऐसे भी मीटिंग आधा मिनट में इंड होने वाला है। अब छोड़ देते हैं, अगले क्लास में एसी वर्मा का पूरा होमवर्क है, ठीक है, बना लीजिएगा। सारा डाउट मैं एक क्लास में क्लियर कर दूंगा। फार्मूला याद करके बनाने बैठिएगा, जो भी बनाइएगा, फ्री में नहीं, याद कीजिए, फ्री में नहीं। जब तक आप फार्मूला और कंसेप्ट याद करके नहीं बैठ